हे गाइस, पूजा आ गई। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। पढ़ाई चल रही है, प्रीलिम्स है, मेंस है, मतलब एग्जाम्स आर लाइंड अप नाउ। तो ना वीडियो थोड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, बट हाँ मुझे लगता है आउटपुट अच्छा मिलेगा आपको। प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, ठीक है? एंड तक बने रहना। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसा कि मैंने अभी यूट्यूब पर अपलोड कर ही रही हूँ, सब देख ही रहे हैं कि मेरे अभी जो भी आरआरबी के दोनों एंड आईबीपीएस क्लर्क तीनों प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। मेरे लास्ट ईयर भी सारे प्रीलिम्स क्वालिफाइड किए थे मैंने। तो बस उसी के रिगार्डिंग एक स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ वीडियो है। नॉट एग्जैक्टली एन स्ट्रेटेजी, बट आई थिंक सम टिप्स जो कि मैंने 2 साल में सीखी हैं। बस ऐसा ही कुछ। NIECL वो 13 अक्टूबर को है और IBPS PO 19-20 को है। IBPS क्लर्क मेंस भी 13 को ही है। मेरा दोनों एक ही सेंटर पे है। IBPS क्लर्क सुबह 8 AM एंड NIECL AO मेरा 4 PM, मतलब सेकेंड शिफ्ट में है। बहुत बीच में बहुत सारा टाइम बच जाएगा, देखते हैं क्या करना है, पूरा दिन ही निकल जाएगा। चलो बैक टू द टॉपिक। देखो 3 सेक्शंस आएंगे प्रीलिम्स में, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग। इतना सभी को भी पता चल चुका होगा, आईबीपीएस क्लर्क दिया ही होगा। देखो सबसे पहली बात ना जो मैंने नोटिस किया है 2 सालों में कि क्लर्क का प्रीलिम्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, पीओ का प्रीलिम्स निकालना थोड़ा ईजी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीओ प्रीलिम्स में हम सेलेक्टिव टॉपिक्स पर काम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे टॉपिक्स पर अच्छे से सब आना चाहिए, बट क्लर्क में ना मतलब कट ऑफ इतनी हाई जाती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो हमें सब कुछ आना ज़रूरी है। बट पीओ में आप थोड़ा सेलेक्टिव हो सकते हो, ऐसा मेरा मानना है तीनों ही सेक्शन में। बट ऐसा NIECL के केस में नहीं होने वाला है, ठीक है? तो मतलब जो लोग इसके लिए देख रहे हैं उन्हें सिलेक्शन वाला थोड़ा सा फैक्टर साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम उतना मुश्किल नहीं आता, ईजी आएगा एंड कंपटीशन इसमें बहुत हाई होने वाला है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको तो तीनों सेक्शंस पर अच्छे से कमांड करनी ज़रूरी है। अभी 4-5 दिन में क्या कर सकते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। देखो इंग्लिश में क्या क्या आएगा मेजर, तो पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, आरसीज और कुछ वोकैब वाले क्वेश्चंस। बट बस यही सब आता है मेजरली, तो है ना? तो सबसे पहले ना अपने माइंड में एक स्ट्रेटेजी रखनी है। ये सबकी इंडिविजुअल की अलग अलग हो सकती है कि कैसे क्या करना है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो मिसलेनियस पॉइंट मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे वर्ड स्वैप वगैरह भी आता है, यस वर्ड स्वैप आते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है? उसके बाद मैं जाती हूँ आरसी पे। मुझे ना एरर डिटेक्शन थोड़ा सा, मैं पीओ में मतलब मुझे समझ नहीं आता, लेट आता है, मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। क्लर्कल में इजी होता है, तो क्लर्क में मैं कर लेती हूँ अटेम्प्ट, बट उसके बाद मैं करती हूँ आरसी। हाँ सॉरी, मिसलेनियस के बाद वोकैब वाले क्वेश्चन, क्योंकि वोकैब वाले क्वेश्चन में क्या होगा, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कंफ्यूजन हो रहा है, आपको कंफ्यूजन में हो आपकी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आ सकते हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स और ऐसा सभी आता है। वो कैब में एक दो क्वेश्चन आरसी में भी आते हैं वो कैब के, ईजी आएंगे वो कैब वाले। और मेजर तो इसमें क्लोज टेस्ट होता है, जो कि उतना मुश्किल आता नहीं है बैंक एग्जाम्स में। तो वो कैब वाला वो है। तो मिसलेनियस से सीधे जाती हूँ मैं वो कैब वाले क्वेश्चन पे, जो आ रहा है कर लिया, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दिया, ठीक है? उसके बाद मैं करती हूँ आरसी। आरसी इसलिए क्योंकि देखो आरसी में क्या है, आरसी में आपको आंसर्स एंड क्वेश्चंस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है। वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि कैसे फाइंड आउट करना है, बट एटलीस्ट वो गिवन तो है। यहाँ पैराजम्बल और एरर के बाद, आरसी के बाद में पैराजम्बल और एरर डिटेक्शन पे आती हूँ। इन दोनों में से भी मैं पहले एरर करना ठीक समझती हूँ। एरर में आपको ये है कि आपने वन गो में पढ़ा, आपको आया समझ, नहीं आया समझ, आपने छोड़ दिया। पैराजम्बल मुझे सबसे मतलब मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर वो गलत हो गया ना तो पांचों क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, और अगर वो सही हो गया तो पांचों सही हो जाएंगे। तो बस वही थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला रहता है इसमें। तो मिस्टेक्स जो इंग्लिश के लिए अवॉइड करनी है आपको, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। इंग्लिश में कुछ सबसे गलत जो होता है ना, वो यही होता है कि हम नेगेटिव ज़्यादा कर जाते हैं। जैसे अगर मान लो IBPS PO का एग्जाम है, आपने 20 सारे सही कर लिए, मतलब ये शॉर्ट थे जो आपको पता थे कि सही हो सकते हैं, एक दो ठीक है अगर हो रहा है गलत, बट हाँ मतलब ये था आपको कि ये सारे सही हैं। बट अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इसको लेके गए 25 तक, और उन 5 में से मान लो 3-4 गलत ही हो गए, तो नेगेटिव चले गए ना आप। तो इसलिए ये नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है इंग्लिश में, क्योंकि हम अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में ना इंग्लिश में ऐसा करने लग जाते हैं, बट ऐसा करना नहीं है। आपको पीओ का कट ऑफ निकालना है, 60-70 इतना ही जाएगा। अगर पेपर थोड़ा इजी आता है तो कम, मतलब टफ आएगा तो इससे भी कम जा सकता है। तो आपको मतलब स्ट्रेटेजिकली सोचना है, ठीक है? आप मार्क्स तो स्कोर यहाँ से भी कर सकते हो। इंग्लिश सिर्फ आपको इतना करना है कि आप 19-20 तक ले आओ, बट वो ऐसा हो कि उसमें नेगेटिव कुछ ना जाए। तो इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है बिल्कुल भी। इसके अलावा एरर डिटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं अभी? देखो जो लोग NIECL दे रहे हैं ना, वो तो अभी नया कुछ पढ़ने के लिए तो मत ही करना, बट जो IBPS PO के लिए है ना, मैं
120 वाले जो ग्रामर रूल्स की पीडीएफ है ना निमिषा मैम की, वो सजेस्ट करूंगी। एक बार उसको गो थ्रू कर लेंगे ना तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें एरर मतलब उसके रूल्स इतने टफ तो है नहीं, और आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं ना तो हमें याद रहता है। इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना तो वो बस एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। डेली सेक्शनल क्विजेज अटेम्प्ट करो, मतलब सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करो, और डेली छोटी छोटी क्विजेज होती है ना, प्रैक्टिस मॉक पे आती है, ऐसे सब वो सब अटेम्प्ट करो। इंग्लिश में आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है ना, वो आपको इंप्रूव करती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी लास्ट के दिनों में आपको क्या करना है, बस अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे ये सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, ये बाद में अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लो आप अभी तक मॉक्स में ना आरसी को सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट कर रहे थे मिसलेनियस के बाद, बट वहां जाके पैराजम्बल फर्स्ट पे खुला और आप उसको एक बार देखने लग गए कि चलो करके देखता हूँ, ठीक है। तो और आपका मान लो नहीं बना या टाइम कंज्यूम हो गया वहां पर, तो आपका पहला ही मोरल डाउन हो जाएगा, एंड उसके बाद अगर वो गलत हो गया तो नेगेटिव भी चले जाओगे। इसलिए ये नहीं करना, एक स्ट्रेटेजी घर से ही सोचनी है। मॉक्स में भी वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि सबकी देखो अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। जैसे मुझे पता है मैं एरर वाले में ज्यादा टेंशन लेती नहीं हूँ, आएगा तो कर दूंगी, नहीं आएगा तो छोड़ो। मैं इंग्लिश में नेगेटिव नहीं करती, मैं कम करके आ जाऊंगी बट मैं नेगेटिव नहीं करूंगी, तो वही ध्यान रखना है इंग्लिश के लिए। क्योंकि देखो आपको मास्टर्स नहीं करनी ना इंग्लिश में, आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, तो प्रीलिम्स वैसे भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो प्लीज मतलब कीप दैट इन माइंड कि आपको सिर्फ अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए, बस इंपॉर्टेंट बात यही है। अब आते हैं सेकंड सेक्शन क्वांट्स पे। क्वांट्स के लिए क्या करना है, क्वांट्स के लिए भी मेरी मतलब मोस्टली लोग यही करते हैं, मेरा जो मैं करती हूँ वो तो ये है, पहले स्पीड मैथ्स, मतलब स्पीड मैथ्स अगर आई है तो, जिसमें आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड नंबर सीरीज। नंबर सीरीज टफ भी हो सकती है, इजी भी हो सकती है, देखते हैं, बट एक बार स्पीड मैथ से पहले सबसे पहले गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। जितने मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में से 5 से 7 क्वेश्चन से आएंगे, इसमें ज़्यादा आते नहीं है पीओ में, उतना ही करना है। तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स किया, फिर उसके बाद मैं तो डीआई करती हूँ, मैं अरिथमेटिक अटेम्प्ट नहीं करती हूँ पीओ एग्जाम्स में, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। लोगों की अरिथमेटिक अच्छी होती है, वो लोग डीआई स्किप कर देते हैं, या कैसे भी कर सकते हैं, मतलब चूज कर लेते हैं कि एक डीआई पिक करी और बाकी अरिथमेटिक से निकाल लिया, बट मैं अरिथमेटिक नहीं हाथ लगाती पीओ एग्जाम्स में, मैं डीआई ही करती हूँ। मैं प्रैक्टिस में मॉक्स में इसी हिसाब से करती हूँ कि मैं डीआई वहाँ कैलकुलेटिव हो या कैसे भी हो, मैं डीआई वहाँ अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो 2 डीआई आएंगी शायद, और अगर एक कैसलेट आती है 2-3 नंबर की, तो 2 से 3 डीआई आ सकती हैं, ठीक है, 2 तो आती हैं, तो डीआई अटेम्प्ट करती हूँ। उसके बाद थोड़ा टाइम बचता है ना, तो अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में देखो ऐसा होता है कि कोई कोई टॉपिक्स किसी को आसान लगते हैं, कोई कोई टॉपिक्स किसी को मुश्किल लगते हैं। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया हुआ है, मुझे ये टॉपिक ईजी लगता है, और ये पीओ के प्री में आ सकता है, ठीक है। क्लर्क प्री में नहीं आता ये टॉपिक, बट पीओ प्री में ही आ सकता है, तो मैं मतलब मैंने किया हुआ है, तो मुझे ये रहता है कि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो मैं इसका तो कर ही लूंगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसका क्वेश्चन ईजी आता है। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, बट इसका क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आएगा ना वो ईजी आएगा, तो वो मैं अटेम्प्ट कर लूंगी। इसके अलावा जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो होता है ना, वो मुझे इजी लगता है, तो वो कर लेती हूँ। अरिथमेटिक में SICI वाला इजी आता है, वो कर सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का इजी आ सकता है, वो कर सकते हैं। जो मुझसे नहीं होता ना पीओ प्रीलिम्स में, वो मेजरली वो टॉपिक्स होते हैं जो इजी होते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस टफ आते हैं, ऐसा मैंने हमेशा नोटिस किया है। जैसे टाइम एंड वर्क का हो गया, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं ना, ये सब। तो सभी का यही है, मतलब एवरेज अटेम्प्ट से कोई इतना ही होता है। अब सबको ये देखना है कि उनका वीक पॉइंट क्या है और उनका जो मतलब स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो ठीक है, ऐसा ही है। अब करना क्या है इन बाकी दिनों में, सबसे पहले अगेन स्ट्रेटेजी रखनी है, मॉक्स में कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं हम वो ध्यान रखना है कि पहले स्पीड मैथ्स करना है, फिर अरिथमेटिक पे जाना है या डीआई पे जाना है। डीआई अगर कैलकुलेटिव करनी है तो वो छोड़नी है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे अगर मान लो हमने एक डीआई पिक करी वहाँ अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, अगर मान लो उस डीआई में 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 5 में से 4 थोड़े इजी हैं, मतलब कम लेंदी नहीं है, बट एक काफ़ी बड़ा सारा आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सारा आ जाएगा, तो हम उस ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को करने में 2-3 मिनट लगा दिया, फिर वो एक क्वेश्चन छोड़ दो, आप वो स्किप कर दो, 4 ही रहने दो। तो ये थोड़ा क्वेश्चन सिलेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पर। बाकी बस यही रहता है ना। तो अभी करना क्या है, बात उस पर करते हैं। बाकी दिनों में करना ये है कि स्पीड मैथ्स पर काम करना है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मतलब अगर आप अरिथमेटिक भी कर रहे हो तो भी उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस ये सब तो होना ही है, तो उसको छोड़ना नहीं है। स्पीड मैथ्स पर डेली काम करना है, डेली क्यूब रूट्स, स्क्वायर वगैरह और ये सब डेली रिवाइज करना है। टेबल्स 20-25 तक याद होनी चाहिए, वो रखनी है। इसके अलावा अगर किसी को लग रहा है, जैसे मान लो कि मैं SICI थोड़ा सा ऐसा है कि अगर
पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बट अभी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो उस एक टॉपिक पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अगर उस एक टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन लगा लोगे ना, आपका बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉक्स में कोशिश करो कि उस टॉपिक का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपको अभी 4-5 दिन में, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि आप मतलब प्रीलिम्स का मॉक 1 घंटे का ही होता है, और एनालिसिस भी अगर बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो 45 मिनट 1 घंटा मान लो, इससे ज्यादा नहीं जाता प्रीलिम्स के मॉक में। तो अभी तो टाइम है कि 1-2 दिन में आप थोड़ा सा करके देख सको कि क्या वर्क कर रहा है आपके लिए और क्या नहीं। बस यही है कि प्रैक्टिस ही करनी है। मुझे लगता है कि फुल एंड मॉक की बजाय ना प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक से है ना, और क्विजेस से ज्यादा अच्छी होती है, तो वो करो। जैसे किसी का क्वांट्स वीक है तो क्वांट्स के सेक्शनल मॉक्स लगाएं बहुत ज्यादा, और क्विजेज अटेम्प्ट करें। जैसे मान लो एसआई की क्विज लगा ली, कभी कभी पार्टनरशिप की क्वेश्चंस कर लिए, कभी डीआई की क्विज लगा ली। वो सब वीडियोस अवॉइड करना है अभी 8-10 दिन। वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, सेल्फ प्रैक्टिस ही काम आती है वहां प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन का उतना रोल नहीं है जितना स्पीड और एक्यूरेसी का है। तो एक्यूरेसी देखो क्वांट्स में तो रहती है, तो गलत तो करना ही नहीं क्वांट्स में। तो बस यही कि स्पीड थोड़ी मेंटेन करके रखनी है, और खुद को पता होना चाहिए कि क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना है। ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात। जैसे मान लो नंबर सीरीज की एक मतलब आ गई, अब वो नहीं बन रही है, उसको कब तक लगे रहोगे, छोड़ देना है, स्किप करना है। ठीक है, बस यही है। मतलब प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी सिर्फ यही होती है कि स्पीड रखनी है, आ रहा है जो कर लिया, नहीं आ रहा जो छोड़ दिया, बस। एक बात और, पीओ का जो पी पेपर होता है ना, मतलब ऐसा क्लरिकल पेपर में ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन से लेकर 40 तक या 30 तक करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आप क्वेश्चन को देखने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बट पीओ में शुरू में है ना, मतलब 1 मिनट ले लिया करो कि पूरे पेपर में आया क्या और आपको सिलेक्टिवली करना क्या है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको इस नंबर तक पहुंचना है जहाँ की कट ऑफ, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब जो भी कट ऑफ का नंबर है उस नंबर तक पहुंचना है, बस यही बात है। रीजनिंग वही है सारा, स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्या अटेम्प्ट करना है सबसे पहले? रीजनिंग में कभी भी पजल नहीं उठानी आईबीपीएस पीओ में। मतलब होते होंगे शायद कुछ लोग जो उठा लेते हैं, बट रीजनिंग में कभी भी पजल नहीं उठानी आईबीपीएस पीओ में एटलीस्ट, क्योंकि मैंने देखा है जो पजल पता है ऐसे आती है कई बार तो कि सिर्फ 3 लाइन की पजल होगी, लेकिन उसमें आपका इतना दिमाग खराब हो जाएगा कि 5-6 मिनट चले जाएंगे और वो बनेगी नहीं। अब वहां क्योंकि पेपर में होते हैं हम, हमारा ध्यान ऐसा होता है कि हमें करना है करना है करना है, उस चक्कर में ना होता ही है यार, नर्वस हो जाते हैं, वैसा समझ लो। तो वो नहीं करना है। ठीक है, पहले मिसलेनियस सारा करना है जो भी आ सकता है, लेक्सिलॉग्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गई, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया। एक आजकल ना ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा मुझे लगता है, ब्लड रिलेशन को एक बार थोड़ा सा स्किप कर देना तो ज्यादा सही रहे, क्योंकि मैंने अभी जितने भी प्रीलिम्स अभी हुए हैं ना, आरआरबी की, आईबीपीएस का, क्लर्क पीओ जो भी था, उन्हें ब्लड रिलेशन की क्वेश्चंस में ना कई शिफ्ट में काफी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो 3-4 मिनट वेस्ट हो जाता है और वो बनता भी नहीं है, और फिर डाउट में ही रहते हैं कि सही था या नहीं था। तो एक बार देख लेना, मतलब कि ब्लड रिलेशन स्किप, मतलब ऐसा होता है ना, वन गो में एक बार स्किप करके हम कोई दूसरा टॉपिक कर सके, वैसा। फिर मिसलेनियस कर लिया, मिसलेनियस के बाद पजल करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ना पजल में देखो, पजल में ऐसा होता है कि सबकी अपनी अपनी वो होती है कि कौन किस में, जैसे कौन किस में सही होता है। जैसे मुझे ना ईयर बेस्ड जो पजल होती है ना, मैं उनमें थोड़ी सी चकरा जाती हूँ मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ, कंफ्यूज नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है ना, कैलकुलेशन आ जाती है उसमें, तो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। मैं ईयर बेस्ड पजल हमेशा बाद में करती हूँ, मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर लेती हूँ पहले, या फिर ऐसे फ्लैट एंड फ्लोर की जो होती हैं कुछ वो कर लेती हूँ, वेरिएबल वाली कर लेती हूँ। ईयर बेस्ड मैं स्किप कर देती हूँ एक बार के लिए। तो इसे सभी अपनी अपनी देख सकते हैं कि कौन किस में कितना अच्छा है। ये अब बात ये है कि ये सब पता कैसे चलेगा, ये सब पता ऐसे ही चलेगा जब आप हंड्रेड्स ऑफ क्विजेज और मॉक्स प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या स्किप करना है और क्या छोड़ना है। अब देखो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़े हैं जो स्ट्रेटेजी बताते हैं, सब बताते हैं, बट अल्टीमेटली आपके लिए क्या काम कर रहा है वो तो सिर्फ आप ही जानते हो ना, वो तो कोई नहीं बता सकता। और वो पता कैसे चलेगा? वो ऐसे ही पता चलेगा जब आप खुद एक मॉक दोगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये गलती हुई है, फिर दूसरा मॉक दोगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये गलती हुई है। जैसे पहले ना मुझसे ना फ्लैट एंड फ्लोर वाली जो पजल, मतलब फ्लैट एंड फ्लोर नहीं, जो बॉक्सेस वाली पजल होती है ना, उनमें मुझे बहुत टाइम लगता था, पता नहीं ऐसा लगता था इतने सारे केसेस बन गए, कैसे करूं कैसे करूं। लेकिन फिर क्या किया, एक दिन ऐसे यूट्यूब पर डाला बॉक्स पजल फॉर बैंक एग्जाम्स, ऐसा डाला, कई सारे वीडियोज आ गए, सारे वीडियोज देखे इन द सेंस लाइक कि जैसे उन्होंने पजल दी, स्टॉप किया, खुद ने सॉल्व करी, फिर देखा कि सर ने कैसे बताई, 2-4 वीडियोज देखे, फिर बाकी सारा खुद ने कराया। 2-4 घंटे का काम है टॉपिक खत्म करना। ठीक है, क्योंकि अभी तो मतलब 3 एग्जाम्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आईबीपीएस पीओ है, पीओ भी हो ही जाएगा अब 2-4 दिन में, मतलब जब भी है, फिर एसबीआई का बचेगा बस, तो ये साल भी खत्म हो जाएगा। तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप ये साल के एंड पर ये सोचते रहो कि यार थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो अभी रिग्रेट नहीं होता, या फिर अभी दिन रात एक करके पढ़ सकते हैं। जैसा भी है वो मतलब आपको ही सोचना पड़ेगा। मेरे लिए मेजर फोकस इस साल एनआईएसीएल है, मुझे नहीं पता मुझे कैसे भी करना है ये, बट
देखते हैं। लास्ट ईयर मेरा इसमें प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे। रीजनिंग में मैंने बताया, रीजनिंग में अटक गई एक पजल में। क्या हुआ, रीजनिंग में 30 ही अटेम्प्ट हुए, जबकि सब 35-35 करके आते, तो मैं तो 5 नंबर वहीं पीछे हो गई सबसे। तो वो दिक्कत होती है। तो बस स्ट्रैटेजी यही होती है, जो आपके लिए काम कर रहा है वो स्ट्रैटेजी है, जो आपके लिए नहीं काम कर रहा वो स्ट्रैटेजी नहीं है। तो बस प्रैक्टिस 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 करनी है IBPS PO तक। पेन रगड़ के रख देने हैं, कॉपियाँ भर जानी चाहिए पूरी इतनी प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं आ रहा उसकी, जैसे मुझे ना टेबल्स याद करना बहुत बुरा लगता है, बट फिर जब प्रीलिम्स नहीं निकल रहे थे, फिर सोचा यार दिक्कत तो कहीं मेरे में ही है, स्पीड नहीं बन रही, स्पीड क्यों नहीं बन रही। फिर देखा सब टेबल्स याद करते हैं, सब अच्छे से करते हैं, तो टेबल्स याद करनी शुरू करी, अपने आप प्रीलिम्स निकलने लग गए। तो बस यही है। चलो सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत सारा बोलिए आज तो IBPS PO 19-20 को है, मतलब 9-10 दिन है, तो आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट ये सब, तो देख लेना है ना। बस यही है, चलो बाय।